अमेजॉन प्राइम का लेटेस्ट हाइस्ट थ्रिलर शो स्टील, जिसमें सोफी टर्नर और जेकब हैं, काफी ग्रिपिंग और बिंज वर्दी है, लेकिन थोड़ी प्रिडिक्टेबल भी है। कहानी शुरू होती है लॉकमिल कैपिटल नाम के ट्रेडिंग फर्म से, जहां सब हमेशा की तरह नॉर्मली काम कर रहे हैं। अचानक कुछ प्रोफेशनल चोर ऑफिस में घुस आते हैं सेमी ऑटोमेटिक गन्स के साथ और जानते हैं एग्जैक्टली क्या करना है। वो फौरन ऑफिस को लॉक कर देते हैं और ट्रेडिंग प्रोसेसिंग टीम को एक तरफ ले आते हैं। टीम की एक मेंबर ज़ारा, जो पहले ही हैंगओवर में थी, शॉक में है। उसके और उसके टीममेट ल्यूक को कहा जाता है कि वो 4 बिलियन पाउंड पेंशन अकाउंट से एक प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर करे। ल्यूक इस प्रेशर में टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है। ज़ारा डिसाइड करती है कि अपने सर्वाइवल के लिए आगे आना सही होगा। बैंक से कॉल आती है ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए और ज़ारा काफ़ी स्मार्ट और एक्सीलेंट लायर साबित होती है। जो बंदा कॉल के दूसरी तरफ होता है उसे कन्विंस कर लेती है और ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है। इस बीच एक एम्प्लॉय ने चुपके से सामने वाले ऑफिस को हेल्प के लिए सिग्नल भेज दिया। जल्दी ही पुलिस आ जाती है, लेकिन तब तक रॉबर्स चुपके से निकल जाते हैं। अब सवाल ये है, ये रॉबर्स कौन थे और इनका गोल क्या था? चलिए देखते हैं। हाइस्ट खत्म होने के बाद ज़ारा शातिर तरीके से मुस्कुराती है, मानो वो इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन ज़ारा मास्टरमाइंड नहीं थी। उसे ल्यूक ने प्लान में इन्वॉल्व किया था, जो उसका कलीग और दोस्त है। ज़ारा को लगा था कि जो लोग ल्यूक से कांटेक्ट कर रहे थे वो सिर्फ कंपनी सिस्टम हैक करने का प्लान बना रहे थे। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो लोग ऑफिस में गन्स लेकर घुस जाएंगे। अगर उसे पहले से पता होता तो वो कभी भी इस डील के लिए हाँ नहीं कहती। जब ल्यूक ने बताया कि वो कुछ लोगों से ऑनलाइन गेम के जरिए मिला है और वो लोग कंपनी का पैसा चुराने की प्लानिंग कर रहे हैं, ज़ारा को लगा ये मजाक है। शायद उन्हें एक बैकअप इंसान चाहिए था, तो ल्यूक ने ज़ारा का नाम सजेस्ट कर दिया। ज़ारा ने ये बहुत क्लियर कर दिया कि वो तभी एग्री करेगी अगर उसे इन्वॉल्व लोगों से आमने सामने बात करने का मौका मिले। फाइनल डील हो गई। असल में ज़ारा को काम में प्रमोशन नहीं मिला था, इसलिए उसे लगा कि ये प्लान एक्सेप्ट करना सही है। वो एक ही जगह में फंसे रहने से थक गई है, जबकि उसमें कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। बाद में ज़ारा को पता चला कि माइलो, जो रिस्क मैनेजमेंट में काम करता है, उस हाइस्ट में इन्वॉल्व था। ज़ारा ने सोचा शायद माइलो मास्टरमाइंड है, लेकिन हाइस्ट के बाद जब उसने माइलो से कन्फ्रंट किया तो पता चला कि वो भी बस एक इनसाइडर था जो रॉबर्ट्स की हेल्प कर रहा था। ल्यूक और ज़ारा को 5 मिलियन पाउंड मिले थे, यानी तकरीबन 60 करोड़ रुपए, लेकिन माइलो को 20 मिलियन मिला, यानी 250 करोड़। ये सुनकर ज़ारा काफी गुस्सा हो गई। ज़ारा के ऊपर पुलिस और MI5 का प्रेशर था, लेकिन माइलो को ज्यादा टेंशन नहीं थी। ल्यूक और ज़ारा को टारगेट किया गया क्योंकि दोनों अपनी जॉब से परेशान थे और 5 मिलियन जल्दी कमाने का चांस उन्हें टेम्पटिंग लगा। लेकिन हाइस्ट के बाद ल्यूक प्रेशर झेल नहीं पाया। उसे डर था कि जो लोग उसके साथ डील में हैं वो खतरनाक हैं और उसे मार सकते हैं। रॉबर्ट्स ने सोचा कि अगर ल्यूक पुलिस वालों को कुछ बता देता है तो वो उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उन्होंने ल्यूक को किडनैप कर लिया और इस तरह ज़ारा अकेली रह गई सारे प्रेशर हैंडल करने के लिए। DCI रीस पहले ही समझ चुका था कि ज़ारा और ल्यूक इन्वॉल्व थे। अभी ल्यूक को ट्रैक करना बाकी था, इसलिए रीस तब तक ज़ारा पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन MI5 उस केस पर नजर गड़ाए हुई थी, इसलिए परमिशन लेना बहुत चैलेंजिंग था। रीस ने सोचा कि ज़ारा के साथ डील करना पेपर वर्क क्लियर करने से आसान होगा। ज़ारा को MI5 से बचना था और डिटेक्टिव ने प्रॉमिस किया कि वो हेल्प करेगा, बस ज़ारा को अंदर की खबर देनी होगी। ज़ारा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सारे इन्वेस्टमेंट कमिटी मीटिंग डिटेल्स चेक किए। उसने डिस्कवर किया कि हाइस्ट से पहले कमिटी को एक रिस्क रिपोर्ट मिली थी। ज़ारा के थ्योरी के हिसाब से किसी ने रिपोर्ट के नंबर्स ट्वीक किए, जिस वजह से कमिटी ने इन्वेस्टमेंट्स कैश में कन्वर्ट करने का फैसला किया और हाइस्ट कुछ ही दिन बाद हुई, जो रॉबर्ट्स के लिए परफेक्ट टाइमिंग था और इस तरह उन्होंने 4 बिलियन पाउंड चुरा लिए। जब ज़ारा और ज्यादा तहकीकात करती है तो उसे पता चला कि माइलो सीनियर रिस्क एनालिस्ट जिम्मेदार था। माइलो का नाम इन्वेस्टिगेशन में ना आए, इसलिए वो एक मोबाइल फोन और नंबर दे देता है जो रॉबर्ट्स ने दिया था इमरजेंसी में कांटेक्ट के लिए। ज़ारा को ये सोचकर कंफ्यूजन होती है कि उसे क्यों इन्वॉल्व किया गया जब ऑलरेडी 2 इनसाइडर थे। टेक्निकली उसकी जरूरत नहीं थी। माइलो थोड़ा हेजिटेट था, लेकिन फाइनली रियल रीजन बताता है। रॉबर्ट्स को कोई फॉल गाय चाहिए था जो अपनी जिंदगी और काम से फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई जो अपने रूटीन को हैंडल नहीं कर पा रहा, कोई जिसकी फैमिली न हो और वो अकेला हो। इसलिए ज़ारा उनके लिए परफेक्ट थी। ज़ारा बिल्कुल टूट गई जब उसे पता चला कि ल्यूक पहले से जानता था कि ये सिर्फ हैकिंग नहीं, आर्म रॉबरी होगी, लेकिन उसने ज़ारा को नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि ज़ारा अग्री नहीं करेगी। रॉबर्ट्स ने ज़ारा को कमजोर लिंक समझा और प्लान था कि अगर कुछ गलत होता है तो ज़ारा अपनी जान ले लेगी। हम एग्जैक्ट रीजन नहीं जानते कि ज़ारा को चूज क्यों किया गया,
शायद वो मेस थी या शायद कुछ लूज करने को नहीं था, इसलिए रिस्क लेने से नहीं डरती। माइलो से बात के बाद ज़ारा को एहसास होता है कि उसे अब कड़ा कदम उठाना होगा और देखना होगा कि कोई भी उसके ऊपर वॉक ओवर न करे। अब ज़ारा डिसाइड करती है कि सिर्फ लॉजिकल चॉइसेस ही करेगी, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो। वहीं MI5 को लगा कि ये केस बहुत बड़ी साजिश है जो DCI रीस के कंट्रोल से बाहर हो सकती है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि पुलिस पहले एविडेंस या इन्फॉर्मेशन हासिल करे। उन्होंने ज़ारा से कांटेक्ट किया और ट्राई किया कि वो इम्पोर्टेंट इन्फो शेयर करे। MI5 ने उसके इन्वॉल्वमेंट के लिए सजा कम करने का ऑफर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ऑफर किया कि ज़ारा अपनी नई पहचान के साथ नए देश में नई जिंदगी शुरू करे। माइलो से बात करने के बाद ज़ारा को एहसास हुआ कि शायद वो डिटेक्टिव की हेल्प करके गलत फैसला ले रही है। उसका DCI रीस के साथ कनेक्शन डेवलप हो गया था, लेकिन वो इमोशनल फूल बनने के लिए रेडी नहीं थी। ज़ारा ने क्रिमिनल्स का साथ दोस्ती के चक्कर में दिया था, लेकिन रोमांटिक एंगल के लिए अपनी नई लाइफ का चांस खोना नहीं चाहती थी। इसलिए ज़ारा ने माइलो का दिया हुआ मोबाइल और नंबर MI5 एजेंट को दे दिया। MI5 ने नंबर ट्रेस किया और रॉबर्स के सेफ हाउस तक पहुंच गए। रॉबर्स हाथ नहीं आया, लेकिन एविडेंस मिलने की उम्मीद थी जो मास्टरमाइंड तक पहुंचा सके। DCI रीस सीन पर आधे घंटे लेट आया। वो ज़ारा का शुक्रगुजार था, क्योंकि लूक के अपार्टमेंट से जो फिंगरप्रिंट्स मिले उससे रीस को एक रॉबर मॉर्गन की पहचान का पता चल गया, जो हाइस्ट में इन्वॉल्व था। मॉर्गन ने लूक के साथ डील की जब लूक सेफ हाउस में बंदी बना हुआ था। डील ये थी, अगर मॉर्गन लूक को फ्री करे तो लूक उसे ज़ारा तक ले जाएगा और मॉर्गन ज़ारा को मार के उसके 5 मिलियन क्रिप्टो ले सकता है, जो ज़ारा के कोल्ड वॉलेट में है। सेफ हाउस से निकलते ही ल्यूक ने भागने की कोशिश की, लेकिन मॉर्गन ने उसे पकड़ लिया। ये ज़ारा के घर आते हैं, जबकि ज़ारा अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। वो अपना वॉलेट लेने अपनी माँ के घर जाती है। पता चलता है वॉलेट डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए माँ को उसका शेयर नहीं मिल सकता। जब वो घर से बाहर आती है, हम देखते हैं वॉलेट सही सलामत है। उसने अपनी माँ से झूठ बोला था। असल में उसकी माँ शराब में पैसे उड़ा देती, इसलिए ज़ारा ने ऐसा किया। इसके बाद ज़ारा ने सोचा कि DCI को थोड़े पैसे दे देगी ताकि वो अपना उधार चुका सके, लेकिन रीस को पैसों में इंटरेस्ट नहीं। उसे लगता है ज़ारा उसे रिश्वत दे रही है। डिटेक्टिव को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि MI5 ने केस अपने हाथों में ले लिया। रीस को बुरा लगा कि ज़ारा को लगा पैसा ऑफर करने से वो बेहतर फील करेगा। वो डेप्ट में था, लेकिन उसका गोल पैसा कमाना कभी नहीं था। जॉब का पैशन ही उसे जुए से दूर रखता था, लेकिन जब उसे केस से हटा दिया गया तो वो अपनी एडिक्शन से लड़ने लगा। जब ज़ारा अपने बैग्स लेने वापस घर आती है, वहाँ उसे मॉर्गन और लूक मिलते हैं। ज़ारा सोचती है कि मॉर्गन को स्टॉप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे ज़्यादा पैसे ऑफर करना। इसलिए वो रिवील करती है कि माइलो के पास 20 मिलियन पाउंड्स हैं। तीनों माइलो के पॉश अपार्टमेंट जाते हैं। मॉर्गन प्लान करता है कि वो माइलो का 20 मिलियन प्लस ज़ारा और ल्यूक के कोल्ड वॉलेट्स भी ले लेगा, लेकिन उसे माइलो से पेपर स्प्रे का सरप्राइज मिलता है। मॉर्गन फाइनली माइलो को चाकू मार देता है और कोल्ड वॉलेट चुरा लेता है। माइलो के पासपोर्ट्स ऑफिस में होते हैं, इसलिए मॉर्गन, ल्यूक और ज़ारा ऑफिस जाते हैं। जैसे ही मॉर्गन के पास कोट्स आते हैं, वो डिसाइड करता है कि ल्यूक और ज़ारा दोनों को खत्म कर दे। डेस्परेट ल्यूक मॉर्गन पर किसी भारी चीज से वार कर देता है और फिर पुलिस को कॉल करने बाहर निकल जाता है। उस वक्त ज़ारा मॉर्गन की गन पकड़ लेती है। मॉर्गन ज़ारा पर भारी पड़ जाता है और रैंडम फायरिंग शुरू कर देता है। ज़ारा छुप जाती है, लेकिन तब रीस सीन पर पहुंच जाता है। रीस को माइलो के इन्वॉल्वमेंट का आइडिया लग गया था, क्योंकि ज़ारा ने बताया था कि माइलो रिस्क मैनेजमेंट टीम में था। इसलिए वो लॉकमिल कैपिटल जाता है और इन्फो मिलने की उम्मीद करता है। पुलिस के आने से पहले मॉर्गन जब फायरिंग कर रहा था, रीस को गोली लग जाती है और ज़ारा रीस का टेजर यूज करके मॉर्गन को मार देती है। इसी दौरान बाकी रॉबर्स भी वहां आ जाते हैं मॉर्गन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस पूरे कियोस्क में सब के सब मारे जाते हैं। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, ये क्लियर हो जाता है कि हाइस्ट का एम सिर्फ 4 बिलियन चुराना नहीं था। ये पूरा प्लान करप्ट सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए था। चुराए हुए पेंशन मनी को टैक्स हेवन अकाउंट के जरिए घुमाया गया ताकि 32 सेलिब्रिटीज एक्सपोज हो जाएं और ये दिखाया जा सके कि दुनिया के बिगेस्ट टैक्स हेवन ज्यादातर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज में हैं, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और केमन आइलैंड्स। हाइस्ट और उसके बाद का एक्सपोज प्राइम मिनिस्टर पर बहुत प्रेशर बना देता है और ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज के रोल पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, जो दुनिया के मेजर टैक्स हेवन्स माने जाते हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन अनाउंस होती है, चुराया हुआ 4 बिलियन वापस लॉचमिल कैपिटल के अकाउंट्स में आ जाता है। इससे क्लियर हो जाता है कि लोगों का पेंशन चुराना मकसद नहीं था, बल्कि करप्शन को सबकी नजर में लाना था। मकसद नोबल था, लेकिन मॉर्गन की वजह से पूरा प्लान केओस और डिस्ट्रक्शन में बदल गया।
आखिर में ये क्लियर हो जाता है कि मॉर्गन जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को इन्वॉल्व करना काफी रिस्की था। रॉबर्स को प्रॉमिस किया गया था कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते ही उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। अगर प्लान बिगड़ जाए तो हैंडल करने के लिए उन्हें सिर्फ अलर्ट रहना था। ल्यूक के केस में उन्हें उसे बंदी बनाना पड़ा ताकि वो पुलिस को कुछ बता न सके, लेकिन आखिर में लॉज मिल कैपिटल के शूट आउट में सभी रॉबर्स मारे जाते हैं। हमें ये क्लियर नहीं होता कि रॉबर्स भी कॉज के लिए पैशनेट थे या बस पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे थे। मॉर्गन के केस में तो क्लियरली पैसा ही मोटिव था। केस क्लोज करने के लिए और ग्लोबल पैनिक खत्म करने के लिए माइलो पर सारा इल्जाम डाल दिया जाता है। बट ये भी क्लियर नहीं होता कि माइलो को जो फ्रेम किया गया कि उसने अपनी जान खुद ले ली, ये मास्टरमाइंड का आइडिया था या MI5 ने पब्लिक को शांत करने के लिए कहानी बनाई थी कि खतरा टल चुका है। ज्यादा चांसेस ये हैं कि MI5 इन्वॉल्व थी। ल्यूक और ज़ारा को सच पता था कि माइलो मास्टरमाइंड नहीं था। जब ज़ारा रीस के दरवाजे पर आती है और धीरे से हिंट देती है कि शायद रीस मास्टरमाइंड हो सकता है, तो रीस सोच में पड़ जाता है। ज़ारा बताती है कि मॉर्गन के साथ फाइट के दौरान उसने कहा था कि अगर उसे हाइस्ट का पॉइंट समझना है तो उसे पुलिस वाले से पूछना पड़ेगा। पहले रीस को लगा कि ज़ारा सिर्फ अंदाजा लगा रही है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि मॉर्गन उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। शायद कोई और पुलिस वाला इन्वॉल्व था। डैरेन योशिदा, जो इमिग्रेंट का बेटा था और बाद में मल्टी मिलियनर इन्वेस्टमेंट मैनेजर बना, सिस्टम से काफी फ्रस्ट्रेटेड था। जब वर्किंग क्लास स्ट्रगल कर रही थी तब प्रिविलेज लोग करप्ट सिस्टम का फायदा उठा रहे थे। डैरेन का कंसाइंस अलाउ नहीं करता था कि वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर बने, इसलिए वो पुलिस डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर बन गया। उसका गोल था सिस्टम को फिक्स करना, ना कि सब कुछ इग्नोर कर देना। जब रीस डैरेन को कन्फ्रंट करता है तो डैरेन पहले इनोसेंट बनने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे सच मानना पड़ता है। रीस को डैरेन पर शक तब हुआ जब शूट आउट वाली रात उसने डैरेन को लॉज मिल कैपिटल में मिलने बुलाया, पर डैरेन वहां नहीं आया। उस वक्त रीस को लगा कि डिपार्टमेंट के अंदर कोई इन्फॉर्मेंट है, क्योंकि थीव्स ने ल्यूक को उसके अपार्टमेंट पहुंचने से जस्ट पहले उसे किडनैप कर लिया। डिटेक्टिव ने चेक किया कि डैरेन को ये केस कैसे मिला और पता चला कि लॉज मिल केस से पहले डैरेन ने 2 केसेस रिजेक्ट किए थे। इसका मतलब था कि वो जानबूझकर खुद को फ्री रख रहा था ताकि इस केस के लिए उसे असाइन किया जा सके और वो इनसाइडर इन्फो का यूज अपने प्लान में कर सके। रीस ने सारे क्लूज जोड़कर पैटर्न समझा और डैरेन का मोटिव क्लियर हो गया। चाहे उनका रिश्ता सिर्फ ऊपर ऊपर का था, रीस को पता चल गया था कि डैरेन के पास पैसा था, लेकिन डैरेन पैसों से नफरत करता था। वो करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट अपना गुस्सा भी ओपनली एक्सप्रेस करता था। जब रीस ने हाइस्ट को सिर्फ एक फायरवर्क शो कहा तो डैरेन को बुरा लगा। डैरेन चाहता था कि ये हाइस्ट दुनिया बदल दे या कम से कम लोगों को जगाने का काम करे। रीस को उतनी उम्मीद नहीं थी। उसका मानना था कि गवर्नमेंट इंक्वायरी 5 साल चलेगी और तब तक पब्लिक सब कुछ भूल जाएगी। डैरेन को फिर भी उम्मीद थी। उसे पता था लोग उसे नीच समझेंगे, लेकिन उसे यकीन था कि किसी न किसी को पावर के अगेंस्ट खड़ा होना ही पड़ेगा। आखिर में रीस के पास चॉइस थी, या तो डैरेन को अरेस्ट करे या 10 मिलियन एक्सेप्ट करके चुपचाप निकल जाए। डैरेन ने पेंशन का पैसा वापस कर दिया, लेकिन टैक्स हेवन का पैसा अपने पास रखा। शायद प्लान ये था कि थीव्स को पेमेंट वहीं से करे। रीस और ज़ारा ने पैसा लेने से मना कर दिया और चले गए। ज़ारा को समझ आ गया था कि अगर वो रिश्वत लेती तो डैरेन हमेशा उसे कंट्रोल और मैनिपुलेट करता, इसलिए वो लोग चले गए, क्योंकि उनको लगा कि डैरेन असली प्रॉब्लम नहीं था और उसका ऑब्जेक्टिव जेन्युइन नोबल था। उम्मीद ये थी कि टैक्स हेवन का पैसा वर्किंग क्लास का फायदा करने में यूज हो, ना कि पर्सनल फायदे के लिए। रीस अभी भी डेप्थ में था, लेकिन ज़ारा की हेल्प से उसे सोल्यूशन मिल गया। सीजन के आखिर में ज़ारा रिवील करती है कि उसने अपना कोल्ड वॉलेट पुलिस को दे दिया था, बट उसने माइलो का कोल्ड वॉलेट शो पीस में छुपा दिया था जब मॉर्गन ने उस पर अटैक किया, और अब वो उसके पास है। ज़ारा को लगता है कि ये फेट था। अब 20 मिलियन पाउंड क्रिप्टो करेंसीज के साथ ज़ारा अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोच सकती है। वो रीस को उसका उधार चुकाने के लिए भी कुछ पैसे दे देगी। डैरेन फ्री है और शायद गवर्नमेंट पर प्रेशर डालता रहे इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट रिलीज करने के लिए। पर क्या सिस्टम चेंज होगा, ये अभी डिबेटेबल है। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।